नमस्कार। सितंबर 2025 क्या महीना था। मतलब खेल के मैदान में इतना रोमांच, अर्थव्यवस्था में कुछ राहत की खबरें भी आईं और राजनीति में भी देखिए नए चेहरे सामने आए। हाँ बिल्कुल। दुबई में वो भारत पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल याद है। उफ, वो तनाव और फिर वो जीत। या फिर कैसे मतलब ओरेकल के लैरी एलिसन कुछ देर के लिए ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। बिल्कुल, सितंबर में तो जैसे सुर्खियों का भंडार था। हमारे पास इस महीने की करंट अफेयर समीक्षा से जुड़े कई स्रोत हैं और आज हम इन्हीं में से जो सबसे खास और दिलचस्प जानकारियां हैं ना, उन्हीं को खंगालेंगे। हाँ, मकसद बस ये है कि हमारे श्रोताओं को कम समय में एक गहरी समझ मिल सके। मतलब राष्ट्रीय खबरों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामले, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार, तकनीक, सब कुछ। शानदार। तो चलिए फिर गोता लगाते हैं सितंबर 2025 की मुख्य घटनाओं में। शुरुआत करते हैं उसी खबर से जिसने करोड़ों चेहरों पर मुस्कान ला दी। एशिया कप 2025। भारत ने पाकिस्तान को हराया और 9वीं बार खिताब जीता। जी। फाइनल दुबई में हुआ। भारत ने 147 रन का लक्ष्य था शायद, वो 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। क्या शानदार जीत थी। हाँ, और ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था। हम्म, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जिक्र है, इस मैच की पृष्ठभूमि में ना साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक तनाव देखा गया था, उसकी एक छाया सी थी। अच्छा। तो इस वजह से ये मुकाबला और भी हाई स्टेक बन गया था। और देखिए, 41 साल में ये पहली बार था जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में भिड़े। ये बात ही से ऐतिहासिक बना देती है। 41 साल, ये तो वाकई लंबा इंतजार था। मैच के हीरो कौन रहे, मतलब किसने खास परफॉर्म किया? देखिए, तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन बनाए। वो मैन ऑफ द मैच बने। उनकी पारी बहुत ही दबाव में आई थी। गेंदबाजी में कुलदीप यादव का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। और पूरे टूर्नामेंट में जिसने लगातार अच्छा खेला वो थे अभिषेक शर्मा। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। अच्छा। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि ये युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन के दम पर आई। वैसे याद दिला दें कि एशिया कप 1984 में शुरू हुआ था और एशियाई क्रिकेट परिषद मतलब ACC इसे आयोजित करती है। बिल्कुल। तो खेल के मैदान से अब थोड़ा राजनीति के गलियारों का रुख करते हैं। भारत को नए उपराष्ट्रपति मिले। CP राधाकृष्णन जी 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी जी को हराया। ये चुनाव काफी अहम था, है ना? बिल्कुल। इसमें वोटिंग परसेंटेज भी काफी हाई रहा। 98.3% मतदान हुआ, जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से काफी ऊंचा माना जाता है। हाँ, ये तो काफी ज्यादा है। ये दिखाता है कि सांसदों ने इसे काफी गंभीरता से लिया। राधाकृष्णन जी को मिले 452 वोट, जबकि रेड्डी जी को 300। अच्छा, 15 वोट अवैध भी पाए गए। 452 बनाम 300, ये तो काफी बड़ा अंतर है। क्या ये वोटिंग पैटर्न उम्मीद के मुताबिक था या इसमें कोई मतलब हैरानी वाली बात थी? देखिए, जो सत्ताधारी NDA है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनके पास संसद में संख्या बल तो था, तो उनकी जीत की उम्मीद तो थी। लेकिन ये जो बड़ा अंतर है ना, ये उनकी संसदीय ताकत और शायद एकजुटता को भी दिखाता है, जैसा कुछ विश्लेषण कह रहे हैं। और राधाकृष्णन जी का प्रोफाइल भी काफी मजबूत है। वो तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद संभाला है, 2 बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं, कोयम्बटूर बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया है। हाँ, उनका इतना लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव, ये निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर रहा होगा। तो ये चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति का चयन नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक समीकरण का भी एक तरह से संकेत है। ये पद खाली क्यों हुआ था वैसे? जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जुलाई में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद ये चुनाव कराना जरूरी हो गया था। अच्छा। राधाकृष्णन जी का चुनाव NDA सरकार के लिए एक तरह से स्थिरता का प्रतीक भी माना जा रहा है। अच्छा, अब राजनीति से सिनेमा की चमचमाती दुनिया की ओर चलते हैं। 71 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई और इस बार का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल जी को। भारतीय सिनेमा में ये तो बहुत ही बड़ा सम्मान है। बिल्कुल, ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था। बाकी पुरस्कारों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला है। अच्छा, लोगों को? हाँ, शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए दिया गया। 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी अवार्ड मिला है शायद।
ये तो कमाल है। हाँ बिल्कुल। 12th फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार मिला। ये फिल्म काफी चर्चा में रही थी और इसे दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने बहुत सराहा था। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री को गया। और एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल इतनी धूम मचाने वाली एस राजामौली के RRR को इस बार कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला। हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। पिछले साल तो कई अवार्ड मिले थे। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सुदीप्तो सेन को उनकी फिल्म द केरला स्टोरी के लिए मिला। ये फिल्म भी काफी विवादों और चर्चाओं में रही थी। तो कुल मिलाकर देखें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने इस साल कुछ स्थापित नामों के साथ साथ नई प्रतिभाओं और थोड़ी अलग तरह की कहानियों को भी सम्मानित किया है। बिल्कुल। सिनेमा के बाद अब उस क्षेत्र की बात करते हैं जिसका असर हम सब पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था। आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई GST दरों में कटौती के रूप में। कई चीजें सस्ती हो गई। ये तो मतलब बहुत से घरों के लिए बड़ी राहत की बात होगी, खासकर इस बढ़ती महंगाई के दौर में। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण कदम था और इसके पीछे सरकार का मकसद खपत को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति को मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बताया गया है। देखिए, बदलाव काफी सारे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें हैं ना, जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट और साथ ही मक्खन, घी, पनीर जैसी रसोई की जरूरतें। इन पर टैक्स 18% या 12% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया। अच्छा, यानी घर का बजट चलाने वालों को सीधा फायदा। पर्सनल केयर और किचन आइटम्स पर बड़ी राहत। और क्या खास था इस कटौती में? स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा मतलब पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, उस पर GST 0 कर दिया गया। 0। वाह। हाँ। 0 यानी अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेना सस्ता हो गया। ये लोगों को बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जो सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से अहम है। इसके अलावा किसानों के लिए कृषि उपकरण और ट्रैक्टरों पर भी दरें कम की गई। बीमा पर टैक्स हटाना वाकई बड़ी बात है। इससे शायद बीमा की पहुंच बढ़ेगी। गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी कुछ था? हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी राहत दी गई। पेट्रोल डीजल कारें एक खास इंजन क्षमता और आकार के तहत आने वाली और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, इन पर GST दर 28% से घटाकर 18% की गई। ओके। इसी तरह एयर कंडीशनर और 32 इंच से बड़े टीवी पर भी टैक्स 28% से 18% हो गया। और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजें जैसे पेंसिल, नोटबुक, मैप्स, इन पर तो टैक्स 12% से 0 ही कर दिया गया। तो कुल मिलाकर घर, स्वास्थ्य, गाड़ी, पढ़ाई कई क्षेत्रों को छुआ गया है। ये कटौती सिर्फ मतलब तात्कालिक राहत है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति दिखती है? प्रधानमंत्री ने GST को सरल बनाने की भी बात कही थी ना? जी हाँ, एक घोषणा ये भी हुई है कि भविष्य में GST को और सरल बनाने का इरादा है, जिसमें केवल 2 मुख्य स्लैब होंगे, 5% और 18%। और जो बहुत जरूरी वस्तुएं हैं वे 0% या 5% के दायरे में आएंगी। अगर ये लागू होता है तो इससे सिस्टम और आसान हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जहां तक रणनीति की बात है, ये कटौती देखे त्योहारी सीजन से ठीक पहले आई है, तो इसका एक मकसद निश्चित रूप से मांग को बढ़ावा देना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये खपत के पैटर्न में कोई स्थायी बदलाव लाता है या नहीं। बिल्कुल, इसका असर तो आने वाले महीनों में ही पता चलेगा। अर्थव्यवस्था की ही बात करें तो अरबपतियों की दुनिया में भी कुछ समय के लिए फेरबदल हुआ। ओरेकल के लारी एलिसन ने एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज पहन लिया, हालांकि कुछ ही समय के लिए। ये तो रोज नहीं होता। हाँ, ये काफी रोचक घटना थी। 11 सितंबर को ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक लैरी एलिसन की संपत्ति एक ही दिन में, आप यकीन नहीं करेंगी, रिकॉर्ड $89 बिलियन बढ़ गई। एक दिन में $89 बिलियन? जी हाँ, उनकी कुल संपत्ति $383.2 बिलियन पहुंच गई। ऐसा हुआ ओरेकल के शानदार तिमाही नतीजों की वजह से। कंपनी के शेयर की कीमत एकदम से आसमान छू गई। अच्छा, ओरेकल के नतीजों में ऐसा क्या खास था? नतीजे पेश किए, खासकर उनके जो क्लाउड बिजनेस है ना, उसमें अच्छी ग्रोथ दिखी, तो निवेशकों ने इसे हाथों हाथ लिया। हालांकि उनके बादशाहत ज्यादा देर टिकी नहीं। हाँ, वो तो आपने बताया। अगले ही दिन एलन मस्क फिर से टॉप पर आ गए, जिनकी संपत्ति $384 बिलियन थी। इस लिस्ट में मार्क जुकरबर्ग तीसरे और जेफ बेजोस चौथे स्थान पर बने हुए हैं। तो ये बस एक दिन का खेल था। भारतीय अरबपतियों की क्या स्थिति है इस लिस्ट में? मतलब टॉप में कौन है? भारतीय अरबपतियों में मुकेश अंबानी जी 18वें स्थान पर है। उनकी संपत्ति $97.9 बिलियन बताई गई है। और गौतम अडानी जी 21वें स्थान पर है।
$80.9 बिलियन की संपत्ति के साथ। ये आंकड़े खैर बदलते रहते हैं, लेकिन ये दुनिया के शीर्ष अमीरों की एक झलक देते हैं। चलिए आप सरकार के कुछ और फैसलों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर में कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें क्या खास था? क्या ये सिर्फ रूटीन फैसले थे या इनका कोई बड़ा मतलब है? नहीं, ये फैसले इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ अहम क्षेत्रों पर सरकार के फोकस को दिखाते हैं। कुछ प्रमुख मंजूरियों की बात करें तो एक तो महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली। अच्छा, रिसाइकलिंग के लिए। हाँ, इसका फोकस ई कचरा, बैटरी स्क्रैप जैसी चीजों से जरूरी मिनरल्स निकालने पर है। लक्ष्य है 2030-31 तक 270 किलो टन सालाना रिसाइकलिंग क्षमता बनाना। यह सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक अहम कदम है। रिसाइकलिंग पर जोर, ये तो वक्त की जरूरत है बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ? रेलवे लाइन दोहरीकरण के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है। एक है भागलपुर दुमका रामपुर हाट सेक्शन, ये करीब 177 किलोमीटर का है, लागत 3169 करोड़ रुपए। और दूसरा बख्तियारपुर राजगीर तिलैया सेक्शन, ये 104 किलोमीटर, लागत 2192 करोड़। इनसे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ट्रेनों की भीड़ कम होगी, ऐसी उम्मीद है। साथ ही बिहार में 2 बड़े 4 लेन हाईवे बनाने को भी मंजूरी मिली। मोकामा मुंगेर 82.4 किलोमीटर 4447 करोड़ रुपए और साहिबगंज अरेराज बेतिया 78.94 किलोमीटर 3822 करोड़ रुपए। इनसे यात्रा का समय घटेगा और इलाके में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो रेलवे और सड़क दोनों पर ध्यान दिया गया है। हाँ, स्वास्थ्य या शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ था। हाँ, स्वास्थ्य शिक्षा में एक बड़ा फैसला हुआ। सरकारी संस्थानों में 5000 पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजी सीटें और 5023 अंडर ग्रेजुएट यानी एमबीबीएस सीटें बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। ओ, काफी सीटें बढ़ाई हैं। जी, इस पर करीब 15,034 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका सीधा मतलब है देश में और ज्यादा डॉक्टर तैयार होंगे, जिससे उम्मीद है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये फैसले बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन विकास पर सरकार के जोर को दर्शाते हैं। ये तो हुई देश की बातें। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर डालते हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। हाँ, ये काफी ऐतिहासिक घटना है। नेपाल को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली हैं, सुशीला कार्की जी। और खास बात यह है कि वो इससे पहले देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी। जी, ये तो वाकई असाधारण है। ये बदलाव हुआ कैसे? अचानक से? हुआ ये कि एक युवा नेतृत्व वाला विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जेनजी विद्रोह का नाम दे रही हैं। इस दबाव के चलते पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी को इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, युवाओं के दबाव से? जी, इसके बाद सुशीला कार्की जी, जिनकी उम्र 73 वर्ष है, उन्हें उनकी भ्रष्टाचार विरोधी और निष्पक्ष छवि के कारण अंतरिम नेता चुना गया है। उनका मुख्य काम अब देश में स्थिरता लाना और अगले 6 से 12 महीनों में निष्पक्ष चुनाव कराना होगा। जेनजी विद्रोह, ये शब्द दिलचस्प है। तो युवाओं का दबाव काम कर गया। नेपाल और पूरे दक्षिण एशिया में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए कितना अहम है? शीर्ष पदों पर अभी भी कम महिलाएं हैं। सुशीला कार्की जी का प्रधानमंत्री बनना नेपाल के लिए तो मील का पत्थर है ही, ये पूरी क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि अनुभव और साख के आधार पर महिलाएं सर्वोच्च पद तक पहुंच सकती हैं। बिल्कुल। अब एक और ऐसी खबर जो भारत के लिए गर्व की बात है। एक भारतीय संगठन ने एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीता। हाँ, एजुकेट गर्ल्स नाम के एनजीओ ने प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार जीतने वाला ये पहला भारतीय संगठन बन गया है। अच्छा, पहला संगठन, मतलब व्यक्तियों को तो मिला है पहले? जी हाँ, व्यक्तिगत तौर पर कई भारतीय जीत चुके हैं, लेकिन एक संस्था के तौर पर ये पहली बार है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एजुकेट गर्ल्स, जिसका आधिकारिक नाम फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली है, को ये सम्मान भारत के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में उन लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के उनके असाधारण काम के लिए दिया गया है जो स्कूल नहीं जा पा रही थीं। एजुकेट गर्ल्स नाम से उनका मिशन साफ है। उनकी क्या खासियत है? मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें ये सम्मान मिला? इसकी स्थापना 2007 में सफीना हुसैन जी ने की थी। संगठन ने सामुदायिक स्वयंसेवकों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन लड़कियों की पहचान की जो स्कूल से बाहर थीं
और फिर उन्हें स्कूलों में नामांकित कराया। हम्म। उन्होंने 20 लाख से ज्यादा लड़कियों का स्कूलों में नामांकन और फिर उनका स्कूल में टिके रहना सुनिश्चित किया है। उनकी स्कूल प्रतिधारण दर यानी रिटेंशन रेट 90% से ज्यादा बताई जाती है। 20 लाख लड़कियां, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उन्होंने कुछ नया तरीका भी अपनाया था शायद, कुछ फाइनेंसिंग मॉडल जैसा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड DIB भी लॉन्च किया था। DIB एक अनोखा फाइनेंसिंग मॉडल है जिसमें निवेशक पहले पैसा लगाते हैं और अगर पहले से तय लक्ष्य हासिल हो जाते हैं तो उन्हें रिटर्न मिलता है। अच्छा। ये दिखाता है कि वो न सिर्फ जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं बल्कि शिक्षा के लिए नए वित्तीय समाधान भी ढूंढ रहे हैं। ये पुरस्कार उनके इसी समग्र दृष्टिकोण को मान्यता देता है। ये वाकई सराहनीय है। लेकिन क्या इस मॉडल को देश के बाकी हिस्सों में भी इतनी ही आसानी से लागू किया जा सकता है? मतलब इसमें कुछ खास चुनौतियां हो सकती हैं? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, हर क्षेत्र की अपनी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां होती हैं। एजुकेट गर्ल्स का मॉडल काफी हद तक सामुदायिक भागीदारी पर निर्भर करता है। इसे दूसरी जगहों पर लागू करने के लिए स्थानीय समुदायों का विश्वास जीतना और उनके बीच से स्वयं सेवक तैयार करना जरूरी होगा। सरकारी स्कूलों और स्थानीय प्रशासन का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। तो हाँ, इसे स्केल अप करने में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन उनका अनुभव निश्चित रूप से दूसरों के लिए सीखने का बड़ा स्रोत है। समझ गया। अब फिर से खेल की दुनिया में चलते हैं, इस बार फुटबॉल की। पेरिस में बैलन ड'ओर पुरस्कार समारोह हुआ। फुटबॉल प्रेमियों के लिए तो ये हमेशा एक बड़ा इवेंट होता है। हाँ, ये 69th बैलन ड'ओर समारोह था। पुरुषों का जो प्रतिष्ठित बैलन ड'ओर पुरस्कार है वो इस बार फ्रांस के और पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाड़ी ओस्मान डेम्बेले ने जीता। ओस्मान डेम्बेले, ओके। और महिलाओं का बैलन ड'ओर स्पेन की और बार्सिलोना की खिलाड़ी एटाना बोनमती ने जीता। ये उनकी लगातार तीसरी बैलन ड'ओर जीत है। लगातार तीसरा, ये तो अद्भुत है। उनकी डोमिनेंस दिखती है। युवा खिलाड़ियों के लिए भी कोई पुरस्कार होता है? हाँ, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी के लिए कोपा ट्रॉफी दी जाती है। पुरुषों में ये बार्सिलोना के लामिन यमाल को मिली और महिलाओं में विक्की लोपेज को, जो भी बार्सिलोना की ही हैं। इस बार एक और खास बात हुई। क्या? पहली बार महिलाओं के लिए अलग से रशियन ट्रॉफी, जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए होती है, और गर्ड मुलर ट्रॉफी, जो टॉप स्कोरर के लिए होती है, भी प्रदान की गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये महिला फुटबॉल को और ज्यादा मान्यता और सम्मान देने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल, महिला फुटबॉल को भी बराबर का दर्जा मिलना ही चाहिए। खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था के बाद चलिए अब विज्ञान और तकनीक की दुनिया में झांकते हैं। सितंबर में यहाँ भी काफी कुछ हुआ। क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, कुछ दिलचस्प विकास हुए जिनका जिक्र करना जरूरी है। एक तो है विक्रम 3201। विक्रम 3201, ये क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे खास तौर पर अंतरिक्ष मिशनों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इसरो के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने विकसित किया है। अपना प्रोसेसर, वो भी स्पेस के लिए, ये तो बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे अहम और संवेदनशील क्षेत्र में। मतलब अब हम इस मामले में दूसरों पर कम निर्भर होंगे। सही है। और क्या था टेक्नोलॉजी में? एक आदिवाणी नाम का AI ट्रांसलेटर लॉन्च हुआ। ये संथाली, भीली, मुंडारी, गोंडी जैसी कई आदिवासी भाषाओं का रियल टाइम में अनुवाद कर सकता है। अरे वाह! ये सिर्फ एक तकनीकी टूल नहीं है, बल्कि ये आदिवासी समुदायों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने, सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच आसान बनाने और सबसे जरूरी उनकी भाषाओं को सहेजने और बढ़ावा देने का एक प्रयास है। ये बहुत जरूरी है, ताकि भाषा की दीवार विकास में बाधा ना बने। बिल्कुल सही। और टोल प्लाजा पे भी कुछ नया हुआ था, आपने पहले जिक्र किया था। हाँ, गुजरात के 84 में भारत का पहला MLFF यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम शुरू हुआ। अब इसका मतलब यह है कि गाड़ियों को टोल बूथ पर रुकने या धीमा होने की जरूरत नहीं होगी। मतलब बिना रोके टोल कट जाएगा? बिल्कुल, फास्टैग ऊपर लगे स्कैनर से अपने आप स्कैन हो जाएगा। समझिए जैसे सुपरमार्केट में बिना लाइन में लगे सीधे बाहर निकल जाना, बस आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं। इससे हाईवे पर सफर काफी तेज और आसान होने की उम्मीद है। अरे वाह, ये तो हाईवे पर लगने वाले ट्रैफिक जैम का बढ़िया समाधान लग रहा है। उम्मीद है ये जल्द ही देश भर में लागू होगा। और एक गिद्ध पोर्टल की भी बात थी। ये क्या है? कुछ अलग सा लग रहा है। हाँ, ये एक अनोखी पहल है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के छात्रों ने भारत का पहला गिद्ध पोर्टल, वल्चर पोर्टल बनाया है।
इस पोर्टल पर देश भर में गिद्धों की आबादी, उनके घोंसलों की जगहों और उनसे जुड़े खतरों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। अच्छा, गिद्धों के लिए डेटाबेस? हाँ, ये गिद्धों की संख्या पर नजर रखने और उनके संरक्षण के प्रयासों में वैज्ञानिकों और वन विभाग की मदद करेगा। ये दिखाता है कि युवा पीढ़ी तकनीक का इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों के लिए भी कितनी क्रिएटिविटी से कर रही है। शानदार पहल। अब रक्षा क्षेत्र की कुछ खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। कुछ अभ्यास वगैरह हुए? जरूर। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल 3.0 नाम का एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इसमें खास तौर पर ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित युद्ध रणनीतियों का प्रदर्शन और परीक्षण किया गया। फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी। जी हाँ, ये दिखाता है कि भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों के लिए कैसे तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच जो सालाना अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास 2025, वो इस बार अलास्का में आयोजित हुआ। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का प्रतीक है। और एक युग का अंत भी हुआ शायद। MiG-21 को विदाई दी गई, वो आइकॉनिक विमान। हाँ, ये एक भावुक क्षण था। भारतीय वायुसेना ने प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से विदाई दे दी। इन विमानों ने कई दशकों तक भारतीय आसमान की रक्षा की और 1971 के युद्ध समेत कई मौकों पर अहम भूमिका निभाई थी। हाँ, उनकी कहानियां सुनी हैं। अब इनकी जगह नए और आधुनिक विमान ले रहे हैं। MiG-21 की कमी शायद खलेगी लोगों को, लेकिन बदलाव जरूरी है। अंत में यूनेस्को से जुड़ी कुछ खबरें थीं। भारत की विरासत को लेकर कुछ हुआ? हाँ, अच्छी खबरें हैं इस मोर्चे पर। भारत के 7 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की जो संभावित सूची होती है ना, टेंटेटिव लिस्ट, उसमें शामिल किया गया है। 7 नए स्थल? कौन कौन से? इनमें महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप्स की भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं, आंध्र प्रदेश की तिरुमला हिल्स है और मेघालय युग की प्रागैतिहासिक गुफाएं शामिल हैं। कुछ प्रमुख नाम हैं ये। इसके साथ ही अब भारत के कुल 69 स्थल इस संभावित सूची में हो गए हैं। 69, ये तो बहुत अच्छी संख्या है। जी, ये हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की समृद्धि को दुनिया के सामने रखता है। और अमूर्त विरासत के बारे में भी कुछ था, मतलब जो इमारतें नहीं हैं। जी हाँ, भारत के कई पवित्र रंगमंच रूपों जैसे केरला का कुटियाट्टम और मुदियट्टू, उत्तराखंड का रम्मण और उत्तर भारत की रामलीला, इनको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी गई है।